वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत है वर्ल्ड मीडिया द्वारा कुछ खास खबरें जो इस प्रकार हैं। यह तो अंधा बाटे रेवड़ी की कहावत को ही चरितार्थ करता है, वरना खेल विभाग के द्वारा खेल अलंकरण और पुरस्कार को लेकर इतना गोलमाल नहीं होता। कहा जाता है कि अपने लोगों को उपदत करने में लगी छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार के खेल मंत्री टंकराम वर्मा की इस टंकार से खिलाड़ियों में गुस्सा भरा है और वे इसे लेकर प्रधानमंत्री तक शिकायत करने में लगे हैं। पीए गिरी से मंत्री तक के सफर में खेल मंत्री के कारनामे की चर्चा नया नहीं। कहा जाता है कि जब वे पीए गिरी कर रहे थे तब भी अपनी लाला वाले रोल से चर्चित थे। चर्चित तो वे अपने गृह जिले में खेलों की बदहाली को लेकर भी है, लेकिन इस बार चर्चा खेल अलंकार और खेल पुरस्कार को लेकर है। भूपेश सरकार के दौरान इसके लिए तरस रहे खिलाड़ियों व खेल संगठनों की उम्मीद पर पानी तब फिरने लगा जब पुरस्कारों की सूची जारी हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अवार्ड के लिए खेल विभाग ने एक ऐसे खेल संघ को पात्रता दे दी जिसे विभागीय मान्यता 7 जुलाई 2024 को दी गई। यहाँ बात नॉन ओलंपिक गेम किक बॉक्सिंग की हो रही है, जिस वर्ष में उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उस वर्ष में तो किक बॉक्सिंग को विभागीय मान्यता मिली थी या नहीं, इस पर भी अब प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। इस खेल में कोरबा की श्रेया शुक्ला और कृष्ण कुमार डडसेना को वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में शहीद कौशल यादव पुरस्कार की पात्रता खेल विभाग की पुरस्कार समिति ने दे दी है। इसे लेकर अब खिलाड़ियों में चर्चा शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, सीनियर वर्ग के शहीद राजीव पांडे पुरस्कार के लिए ओलंपिक खेलों की सूची में वुशु को शामिल करके वेट लिफ्टिंग के पदक विजेता खिलाड़ी को दरकिनार कर दिया गया। वुशु में राजनांदगांव के डी पार्थ को इसकी पात्रता दी गई है। वहीं सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग के पदक विजेता रायपुर के विजय कुमार को इस अवार्ड की पात्रता से अलग कर दिया गया है। इसे लेकर वुशु के सीनियर खिलाड़ी प्रतीक सिंह ने कहा कि डी पार्थ का सीनियर वर्ग में कोई पदक नहीं है, वह जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया था। इधर वेटलिफ्टर विजय कुमार ने वुशु को ओलंपिक गेम कैसे माना जा रहा है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सुप्रीम ने मंगलवार को सुनवाई की। देशी की शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस दौरान ममता सरकार पर तीखे सवालों की बौछार कर दी। कोर्ट ने एफआईआर में देरी पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि आखिर एफआईआर में इतनी देरी क्यों हुई। कोर्ट ने अस्पताल में तोड़फोड़ और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर भी सवाल उठाया। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर करने पर चिंता जताई। कोर्ट ने मामले में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया। आइए बताते हैं आज की सुनवाई की बड़ी बातें। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह केवल एक भयावह घटना ही नहीं है, बल्कि देश में डॉक्टरों की सुरक्षा में कमियों को उजागर करता है। आखिर डॉक्टर ऐसे हालत में कैसे काम करेंगे। हमने देखा है कि उनके लिए कई जगहों पर रेस्ट रूम तक नहीं होता। शीर्ष कोर्ट ने कहा, हम महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही हैं। अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थिति में वे सुरक्षित नहीं है तो हम उन्हें बुनियादी समानता से वंचित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर भी अपनी नाराजगी जताते हुए कहा है कि यह बेहद चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। जांच एजेंसी को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में गुरुवार तक देनी होगी। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी करने पर ममता सरकार और मेडिकल कॉलेज प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर देरी से क्यों दर्ज हुई, अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था। कोर्ट ने प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल ने इस मामले को पहले सुसाइड बताने की कोशिश की, माता पिता को शव देखने की इजाजत क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से सवाल किया कि आखिर इस मामले के बाद प्रिंसिपल की नियुक्ति दूसरी जगह कैसे कर दी गई। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती को लेकर भी ममता सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रही है। इसका काम देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा पर स्टडी कर सुझाव देना है। इसे 2 महीने के भीतर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की। कोर्ट ने कहा, देश को आपकी सुरक्षा की चिंता है, आप काम पर लौट जाएं। वे इस बात को समझें कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। मरीजों को लंबे इंतजार के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है जो रद्द हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ की घटना पर ममता सरकार से 22 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले के मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू एसीबी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं एक याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया है। शराब घोटाले के आरोपियों अनवर डेबर, पूर्व आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी, निरंजन दास, यश पुरोहित, नितेश पुरोहित और विधु गुप्ता ने ईडी और ईओडब्ल्यू एसीबी के खिलाफ याचिकाएं दायर की थी। ईडी के खिलाफ 6 और ईओडब्ल्यू एसीबी के खिलाफ 7 केस फाइल किए गए थे। इन याचिकाओं में ईडी द्वारा दोबारा की जा रही कार्रवाई और ईओडब्ल्यू एसीबी में दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए खारिज करने की मांग की गई थी। मामले में हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। राहुल और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने वीरभूमि जाकर पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, आज देश सद्भावना दिवस मना रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत के महान सपूत थे। उन्होंने करोड़ों भारतीय नागरिकों में आशा की किरण जगाई और अपने अभूतपूर्व योगदान से भारत को 21वीं सदी में पहुंचा दिया। योजना से मिली राशि से प्रतिमा कोचिंग की फीस भरकर अधिकारी बनने की होड़ में सोशल मीडिया दौर के कम ही युवा जानते होंगे कि आज से पहले डाक संचार का एक ऐसा माध्यम था जिसका इंतजार हर घर को रहता था। डाक से आई चिट्ठी, पत्री जैसे भावों व रिश्तों का पूरा संसार हुआ करती थी। आज जो युवा पीढ़ी किसी भी त्योहार या छोटे छोटे अवसरों पर तत्काल व्हाट्सएप कर विश कर दिया करते हैं, लेकिन एक डाक से आई चिट्ठी देखते ही आंसू भी निकल आया करते थे। आज जब संचार के त्वरित माध्यम आ चुके हैं, उस दौर में भी पोस्ट ऑफिस बहनों के लिए खास महत्व रख रहा है। ये पोस्ट ऑफिस नहीं होते तो आज हजारों बहनें अपने भाइयों की कलाई बांधने से रह जाती। पोस्ट मास्टर श्री लक्ष्मी नारायण पारधी ने बताया कि इस दौर में भी डाक के माध्यम से राखियां भेजने में कमी नहीं है। जबलपुर संभाग के बालाघाट जिले की नगर की 12 बीट में 54,930 राखियां इस सप्ताह बांटी गई है। खास बात यह है कि सोमवार को राखी होने से शनिवार और रविवार दोनों दिन अवकाश होने के बावजूद भाई बहनों के इस त्योहार में डाक से आई राखियां पहुंचाई। प्रतिमा की रही विशेष राखी। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है। इस राशि से कई बहनें रक्षाबंधन में राखी, मिठाई, नारियल व अन्य सामग्री खरीदने में उपयोग कर रही है, लेकिन बूढ़ी गंगानगर में रहने वाली प्रतिमा डोमड़े के लिए यह राशि अधिकारी बनने की दिशा में उपयोग कर रही है। प्रतिमा इस राशि से कोचिंग के लिए और आवश्यक होने पर किताबें खरीदकर मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग तैयारी कर रही है। प्रतिमा अपनी 2 बेटियों पढ़ाने के साथ ही इस पूरी राशि का शिक्षा में उपयोग कर रही है। पति साथ नहीं होने से उनके लिए 1250 योजना की राशि व 250 विशेष उपहार मिलने से राखी के त्योहार में ज्यादा उपयोगी साबित हुए हैं। जिले में लाडली बहना योजना में 3,56,000 बहनों को 626 करोड़ राशि प्रदान की गई है। इधर देश में बलात्कारियों की करतूतों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मणिपुर जल रहा है। जम्मू तक में आकर आतंकवादी अपनी करतूतों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह को बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की घटती संख्या को लेकर टेंशन है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की कथित दुर्दशा और कम होती जनसंख्या का सच क्या है? क्या यह पूरा खेल भारत में हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण का खेल है? क्या लोगों को सच से दूर रखकर एक खास वर्ग के प्रति नफरत फैलाकर अपनी राजनीति साधने का प्रयास हर चुनाव के पहले किया जाता है? यह सच है कि 1941 की जनगणना के मुताबिक वेस्ट पाकिस्तान वर्तमान में 14% हिंदू थे और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में 26% हिंदू थे। ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश में वर्तमान में हिंदुओं की संख्या को लेकर बवाल मचाया जाता है कि देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को काट डाला गया। बहरहाल पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घटने के 3 प्रमुख कारण हैं, जिसमें से पहला कारण तो सिंपल स्टैटिस्टिक्स है, तो दूसरा कन्वर्जन, जबकि तीसरा कारण माइग्रेशन है। इन तीनों कारणों से पहले के कारण भी महत्वपूर्ण है, जो हिंदुओं की आबादी कम होने की वजह है। अब 1941 की जनसंख्या का आंकड़े के आगे आ जाइए 1947 में, और 1947 के विभाजन में 50 लाख हिंदू और सिख वेस्ट पाकिस्तान से भारत आ गए। तब 1951 की जनगणना में हिंदुओं की संख्या 2% रह गई। तब से लेकर आज तक उनकी जनसंख्या प्रतिशत में लगभग उतनी है, बल्कि 0.5% की बढ़ोतरी हुई है। ईस्ट पाकिस्तान से भी बंटवारे के दौरान यानी 1947 में हिंदुओं की जनसंख्या 26 से गिरकर 22% हो गई, लेकिन 1970 में पाकिस्तानी सरकार ने तमाम बंगालियों पर अत्याचार किए, मार्शल लॉ लगाया, 2 करोड़ हिंदू शरणार्थी भारत की शरण में आ पहुंचे। मुसलमान कहाँ जाते, इसलिए वे वहीं रहे, वे वही मरते रहे, अत्याचार सहते रहे। अब 7 करोड़ की जनसंख्या में 2 करोड़ यदि भारत आ गए तो हिसाब लगा लीजिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कितनी घटी। तब से आज तक ओवरऑल हिंदुओं की संख्या 9 से 10% बची है, जो आज भी उतनी ही है। इसी 9-10% आंकड़े को पकड़कर गृह मंत्री अमित शाह कलह मचाए हुए है। जनसंख्या घटने का एक और कारण कन्वर्जन को लेकर जो हल्ला मचाया जाता है, वह कन्वर्जन प्रोसिक्यूशन वहां भी वैसा ही है जैसे इंडिया में। इज्जत, नौकरी, न्याय, अधिकार को लेकर कन्वर्जन इंडिया में क्या कम हुए हैं? जहां तक धर्म के आधार पर विभाजन की बात है, तो यह बिल्कुल गलत है। लेकिन अमित शाह फिर द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को मुस्लिम लीग के साथ तालमेल बिठाने वाले सावरकर को सर आंखों पर क्यों बिठाते हैं? हैरानी की बात तो यह है कि सारा सच इंटरनेट पर मौजूद होने के बाद भी यदि लोग राष्ट्रवाद के नाम पर परोसे जा रहे झूठ पर आंखें बंद किए हुए हैं, तो फिर गलत लोगों को राज करने से कोई कैसे रोक सकता है? चित्रकूट बस स्टैंड में महिलाओं की भीड़ बस स्टैंड पहुंची। महिलाओं को खिड़की से घुसकर सीट लेना पड़ी। खिड़की से बस में घुसते हुए वीडियो हुआ वायरल। चित्रकूट के करवी थाना क्षेत्र के बस स्टैंड का मामला। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा के मामले में रायपुर जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने देवेंद्र यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड की अवधि 7 दिन और बढ़ा दी है। बलौदाबाजार पुलिस ने 17 अगस्त को 11 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद भिलाई नगर विधायक को उनके सेक्टर 5 स्थित निवास से गिरफ्तार किया गया था। देवेंद्र यादव पर पुलिस ने धारा 153A विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 120B आपराधिक साजिश, 147 दंगा करने की सजा, 186 किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन से रोकना, 353 सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, 307 हत्या का प्रयास और भारतीय दंड संहिता तथा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। क्या है मामला? जैद खान को क्षति पहुंचाने के मामले में 10 जून को सतनामी समाज ने बलौदाबाजार में प्रदर्शन किया था। इस दौरान उनका विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। भीड़ ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर खड़े 150 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ आगजनी की। इसके साथ ही हिंसक भीड़ ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हिंसक प्रदर्शन से पहले एक सभा हुई थी, जिसमें भिलाई विधायक
देवेंद्र यादव सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए थे। विधायक देवेंद्र यादव इस दौरान उकसावेपूर्ण भाषण देने का आरोप है। इस मामले में पुलिस अब तक 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारी भी शामिल है। महाराष्ट्र के ठाणे के बदलपुर में 2 बच्चियों के साथ हुई यौन शोषण की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। लोगों में इसे लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोपियों के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने मुंबई जाने वाली ट्रेन को रोक दिया। जमकर हुई विरोध प्रदर्शन में ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई। इसके बाद राज्य के डिप्टी सीएम ने लोगों को समझाइश देते हुए घटना की जांच के आदेश दिए। जानकारी के अनुसार बदलापुर शहर में कुछ दिन पहले एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। बच्चियों की उम्र 3 से 4 है। विरोध में आज बदलापुर शहर बंद कर दिया गया है। बड़ी संख्या में महिलाओं सहित प्रदर्शनकारी ट्रेन के पास पटरियों पर आ गए और ट्रेनों को रोक दिया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारे लगाए। पुलिस और अन्य अधिकारियों को स्थिति को नियंत्रित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रेलवे पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई। अजमेर के बहुचर्चित सेक्स ब्लैकमेल स्कैंडल में 32 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। 100 से ज्यादा लड़कियों से गैंगरेप के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। 19 आरोपियों में 9 को अब तक सजा। अदालत ने जिन दरिंदों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है उनमें नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमील हुसैन का नाम शामिल है। इस मामले में कुल 19 आरोपी थे, जिनमें से 9 को अब तक सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी ने घटना के 2 साल बाद 1994 में सुसाइड कर लिया था। वही एक आरोपी अब भी फरार है। क्या है मामला? साल 1992 में हुए इस कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 100 से ज्यादा कॉलेज और स्कूल की लड़कियों को दरिंदों ने अपना शिकार बनाया था। स्कूल और कॉलेज की लड़कियों से ये दरिंदे पहले दोस्ती करते थे, फिर किसी तरह उनकी न्यूड फोटो खींची जाती थी, फिर ब्लैकमेल और रेप का घिनौना खेल खेला जाता था। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गुर्गो के साथ करता था दरिंदगी। दरिंदों के चंगुल में फंसी लड़कियों को ब्लैकमेल कर दूसरी लड़कियों को लाने के लिए मजबूर किया जाता था। उनसे कहा जाता था कि वो अपनी सहेलियों को भी लेकर आए, जिसके बाद उन लड़कियों को भी शिकार बनाया जाता था। इस तरह 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ दरिंदगी की गई, जिसमें 10 से 11 साल की बच्चियां भी शामिल है। इस कांड का मुख्य आरोपी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती था। वह अपने गुर्गों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम देता था। सीएम के आदेश के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर। आरोपियों के रसूख की वजह से पुलिस भी मामले में कार्रवाई करने में टाल मटोल की। दरिंदों की धमकी के बाद डर से पीड़ित छात्राएं पुलिस को बयान देने से कतरा रही थी। मामले का खुलासा होने पर राजस्थान की तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस को मामले में अपराध दर्ज करना पड़ा। इस मामले में अजमेर डायरी के नाम से एक फिल्म भी बनाई गई, जिसमें किस तरह छात्राओं के साथ दरिंदगी को दिखाया गया था। मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार धर्मेंद्र सिंह ने भुजरिया पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भुजरिया सद्भावना प्रेम भाव की एक मिसाल है और इस पर मैं आप सभी को इन शब्दों से सुयोजित करके भुजरिया समक्ष दे रहा हूँ। आप इस चित्र को जान के ही ले लेना कि तुम खुश रहना दुआ हमारी, इतना ही कह सकता हूँ। मैं तुमको क्या दे सकता हूँ। ये पुनीत परिवार है, ये मिलन का परिवार। भुजरिया एक प्रेम और सौहार्द पूर्ण त्योहार है। इसमें हृदय से सब आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को ये भुजरियाँ जो गेहूँ की बोई जाती हैं उनको प्रदान करके अपना स्नेह एक दूसरे को भरपूर लुटाते हैं। ऐसा ही मैं लुटा रहा हूँ कि दुआओं का भरा खजाना बस मुट्ठी भर दे सकता हूँ और तुम खुश रहना दुआ हमारी, इतना ही कह सकता हूँ। मैं तुमको क्या दे सकता हूँ, मैं तुमको क्या दे सकता हूँ, मैं तुमको क्या दे सकता हूँ। जय हिंद, ये भारत। कि वीरों की शहादत पर हमको गुमान हो
जवानों की शहादत पर हमको गुमान हो, कद पद सत्ता पाकर न अभिमान हो, करना होते सीमाओं पे प्रदेश में देश में तैनात जवान, तो हम और आप नहीं संभाल सकते थे देश की कमान। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। बंद कर लो, बंद कर लो। इसमें सर चल रहा है वीडियो ऐसे।